दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे बिगिनर लेवल के लोग हैं कि जिनको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं लगती, समझने में भी नहीं आती। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंपल सा इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके और उसी के साथ कुछ सिंपल से तरीके, यानी कि प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट को देखकर किस तरह से ट्रेड को कंफर्म किया जाता है और पोजीशन बनाने के बाद मोमेंटम भी किस तरह से कैप्चर किया जा सकता है, ये वीडियो में हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं, आपको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, डेफिनेटली इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं RSI सुपर ट्रेंड प्लस ब्रेकआउट, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी है उसको हमने यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाला है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। कुछ इंडिकेटर्स का सहारा लिया है, कुछ पैटर्न देखेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखेंगे और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर से ज़्यादा होल्ड करना नहीं पसंद करते, ज़्यादा मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना नहीं पसंद करते, या तो आपको 10%, 15%, 20% तक का रिजल्ट आने के बाद आप एग्जिट करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, इस तरह से आपको लगता है, तो ये जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखकर अगर स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें पोजीशन बनाएंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर वाइज भी आपको बताऊंगा, ब्रेकआउट वाइज भी आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको ब्रेकआउट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें हम इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं। इंडिकेटर्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो सिनेरियो क्या होना चाहिए वो हमें समझना है। अभी कंसिडर कीजिए कि इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे मान लीजिए कि हमें जो ट्रेड करना है, तो ट्रेड हम किस तरह से करेंगे, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। तो कंसिडर करते हैं कि स्टॉक का चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करते करते एक बार रेजिस्टेंस को हिट किया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसमें गिरावट आ गई। फिर इसके बाद स्टॉक में ऊपर के साइड में मूवमेंट आई, फिर स्टॉक बहुत सारा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया और फिर इसमें गिरावट आ गई। और इस तरह से ट्रेड करते करते मान लीजिए कुछ समय बाद स्टॉक ने फिर से ये रेजिस्टेंस को हिट किया, राइट। तो इसको मैं इस तरह से आगे खींचता हूँ, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने हिट किया। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे भी इसने ब्रेक नहीं किया, फिर से ये नीचे आया और यहाँ पे उसके बाद इस तरह से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लाइन को हम और भी आगे खींचते हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बना दिया था, इसको इस तरह से एनसर्कल करते हैं। तो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस है। पहले अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सेकेंड टाइम में इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टॉक के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऊपर वाली मार्कआउट की है, एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट कर रही है और इसको जब तक स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देगा और ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर पोजीशन बनाएंगे और स्टॉक नीचे जाएगा तो हम अटक जाएंगे। तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये फाइनली ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज आउट देता हुआ दिख रहा है। तो ये सिचुएशन जब भी बनती है तो एक सही ब्रेकआउट माना जाता है। यही ब्रेकआउट अगर नीचे वॉल्यूम के साथ होता है, नीचे वॉल्यूम भी आपको ऐड करना है, अगर यही ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है तो और भी तगड़ा ब्रेकआउट माना जाता है। अब ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने रेजिस्टेंस को देखा, पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की, कभी कभी पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलता है, या तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखा, वॉल्यूम के साथ मिल रहा है क्या देखा, और उसके बाद हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया। लेकिन इसमें और भी मोमेंटम कितना बन सकता है, क्योंकि प्राइस पैटर्न के हिसाब से तो ब्रेकआउट मिला है, लेकिन मोमेंटम और भी बन सकता है क्या, कितने तेजी के साथ स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंडिकेटर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। और उसी में से एक इंडिकेटर है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये इंडिकेटर हमें चार्ट पे मोमेंटम कितना बन सकता है आगे जाकर, वो बताने की कोशिश करता है। खाली चार्ट को अगर हम सही से देखेंगे, इंडिकेटर्स जिस तरह से प्रिपेयर होते हैं उसको भी अगर हम सही से देख पाएंगे, तो भी हम आने वाले मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकली या तो इवन फंडामेंटली भी, या तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिएगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते तो आपको 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन जब भी हम स्टॉक का सिलेक्शन करके पोजीशन बनाते हैं तो इवन 50, 60, 70% तक के एक्यूरेसी के साथ अगर हम ट्रेड कर पाए तो भी बेहतर माना जाता है। और जो भी एक्यूरेसी हमें मिल रही है उसमें जो भी स्टॉक टारगेट पे जा रहा है वो कम से कम जाएगा तो बहुत ही बड़ा माना जाता है। यानी कि
पोजीशन बनाने के बाद अगर 10% का टारगेट हमें 3-4 दिन में मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर 10% के टारगेट के लिए हमें 3 महीना रुकना पड़ रहा है तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10% के लिए हमने 3 महीना यहाँ पे वेस्ट किया। तो ट्रेडर्स क्या अचीवमेंट चाहते हैं यहाँ पे कि 10% ही निकालना है, लेकिन 3 महीने बर्बाद नहीं करने हैं। 2 से 10 दिन के अंदर ये 10% निकलना चाहिए, तो मैक्स से 10 दिन में 10%। तो इस तरह से वो कंसिडर करके ही स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं और मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। RSI का भी इस्तेमाल करके हम मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इवन RSI के खाली लेवल्स जो रहते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स, उसको भी हम देख के पता कर सकते हैं कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जैसे कि RSI अगर अभी मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, ये हमारी एंट्री पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। उसी टाइम पे अगर हमने RSI हमारे चार्ट पे ड्रॉ किया तो RSI ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि ये प्राइस चार्ट के नीचे आएगा, तो RSI की वैल्यू हमें ब्रेकआउट पे देखनी है। अगर RSI भी हमें अबव 50 दिख रहा है तो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि जो भी RSI है वो ग्रेटर देन 50 है। अगर ये ग्रेटर देन 60 रहेगा, 65 रहेगा, 70 रहेगा तो और भी बेहतर माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक अप्रॉक्स 60 लिख रहा हूँ। ये 50 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 50 के नीचे नहीं होना चाहिए। 60 के ऊपर रहेगा, 70 के ऊपर रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 70 के ऊपर यानी कि ओवरबॉट है, अब नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैक्सिमम चार्ट पे अगर आप थोड़ा बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक बार RSI 70 के ऊपर चला जाता है और स्टॉक अगर कभी कभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये जो RSI रहता है ना 70, 75, 78, फिर नीचे आता है 72 पे आता है, फिर 78 पे जाता है, फिर 68 पे आता है, फिर 80 पे जाता है। तो इस तरह से ही ओवरबॉट में ही ऊपर जाते रहता है RSI, और उसके हिसाब से प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए ही दिखते हैं। तो कभी कभी बिगिनर लेवल के लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक तो ओवरबॉट में है लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है, तो RSI इस तरह से भी बिहेव करता है। इसको ही RSI का मोमेंटम कहते हैं। तो वही हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ RSI। अगर RSI अबव 50 है, अगर 60-70 रहेगा तो मोमेंटम अच्छा है समझा जाएगा, लेकिन अगर 70 के ऊपर है, मोमेंटम अच्छा है, तो आपको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट लगाना पड़ेगा। जब तक मोमेंटम चल रहा है राइड करना है, राइड करना है, और जब भी ट्रेलिंग हिट होता है तो एग्जिट करना है। तो RSI इस तरह से हमें देखना है। RSI अगर अच्छा खासा ओवरबॉट के नज़दीक रहेगा और ब्रेकआउट मिलेगा और स्टॉक ऑल टाइम हाई के नज़दीक रहेगा तो डेफिनेटली और भी ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम RSI को मिला सकते हैं। सुपर ट्रेंड का हमें खाली सिंपली इतना ही देखना है कि प्राइसेस जब भी ब्रेकआउट देती है तो सुपर ट्रेंड हमारा प्राइसेस के नीचे होना चाहिए। जब भी सुपर ट्रेंड नीचे रहेगा तो ये हमें बाय सिग्नल देगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अभी क्विकली हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट सेटअप में आपको बता देता हूँ। जैसे कि कहा कि डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, इसके ऊपर सुपर ट्रेंड हमने ड्रॉ किया है, जो कि सेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो 10-3 का है, नीचे वॉल्यूम है और सबसे नीचे RSI है। इसकी सेटिंग देखेंगे तो 14 क्लोज की है। अभी ये स्टॉक का प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको कंसिडर करते हुए इस तरह से हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं पहले स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद गिरावट आई, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। जैसे स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देने के बाद जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगता है तो हमारे लिए बाइंग का मौका मिलता है। लेकिन उसी टाइम पे हमें क्या करना है, RSI भी देखना है और उसी के साथ हमें देखना है सुपर ट्रेंड। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिला था तो सुपर ट्रेंड हमारा नीचे था, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा एक्यूमुलेट होता हुआ दिखा। RSI भी अगर आप देखेंगे तो कैजुअली यहाँ पे मैं मार्कआउट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से नीचे ये लेवल लगभग आती है, अभी अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, और ये लेवल इसको इस तरह से देखेंगे तो ये 70 के नज़दीक दिख रहा है। तो अबाउ 65 तो आराम से ये है। तो RSI भी अबाउ 65 दिख रहा था, उसी के साथ ब्रेकआउट मिला था बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, वॉल्यूम था अच्छा खासा और यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी नीचे था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे जो मोमेंटम आया है तो वो कितना आया है। हालांकि कुछ दिनों के लिए स्टॉक थोड़ा सा रुकता हुआ दिखा, लेकिन ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं आई, क्योंकि ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद मोमेंटम बनता है। तो वो भी हम कंसिडर करके ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो ये जो थोड़ा नीचे आता है यहाँ पे पोजीशन बनती ही नहीं, डायरेक्टली हाई के ऊपर ये लेवल के आसपास गया था। तो प्राइसेस के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो ये 1120 के आसपास की प्राइसेस है। स्टॉप लॉस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1050 के आसपास हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में ये स्टॉक हमें 1290
के लेवल तक जाता हुआ दिखा, जो कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अच्छा खासा गया। तो इस तरह से हम ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करके एक अच्छे खासे स्टॉक में भी पोजीशन बनाकर क्विकली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।